जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो सब लोग। जैसे कि हमने पहले अपना आयुष जो पढ़ा चुका था, हमने जनसंख्या संगठन पढ़ा था। उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी आपको पता ही होगा, लिंगानुपात पढ़ लिया था, आयु संरचना भी पढ़ ली थी, और फिर हमने क्या पढ़ लिया था, आयु लिंग पिरामिड पढ़ लिया था। लिंगानुपात की परिभाषा थी, फिर कितने हुए, क्या हुए, कैसे, वो सब हमने पढ़ लिया है। आपको पता ही होगा, आप जैसे क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और आज हम क्या पढ़ेंगे, अपना टॉपिक क्या है, जनसंख्या का वृद्धि होना। ठीक है ना, यानी जनसंख्या का वृद्धि यानी अधिक होना किस प्रकार से होती है, उसे हमें जनसंख्या का वृद्धि होना पढ़ेंगे। तो देखो क्या चीज है इसके, कि जब जनसंख्या में लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, किन लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, बुजुर्ग यानी बूढ़े लोगों की संख्या। तो देखो, जब जनसंख्या में बुजुर्ग लोगों की संख्या अधिक होती है तो इसे जनसंख्या का वृद्धि होना कहते हैं। यानी बूढ़े लोगों की संख्या अधिक हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या का वृद्धि होना कहेंगे। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन किन लोगों की, यानी बुजुर्ग यानी बूढ़े लोगों की, और जनसंख्या वृद्धि हो रही है और जन्म दर यहाँ पे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संख्या किन लोगों की बढ़ रही है, बूढ़े लोगों की, बुजुर्ग लोगों की बढ़ रही है, और जन्म दर में यहाँ पे कमी आ रही है। इसका अभिप्राय यह होता है कि वहाँ जन्म दर क्या होती है, कम होती है, जिससे जनसंख्या का ह्रास होता है, अर्थात जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे बूढ़े लोगों की जनसंख्या तो बढ़ रही है, जन्म दर घट रही है, यानी बच्चे यंग लोगों की जनसंख्या में कमी हो रही है। ह्रास होना यानी कमी होना, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, यानी यहाँ पे जन्म दर में कमी आई है, और जो जन्म दर में कमी आ गई और बूढ़े लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। ये है अपनी जनसंख्या का वृद्धि होना। फिर आगे अपना क्या है, ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन क्या होगा, यानी गांव में जनसंख्या कैसी है, वहाँ पे महिला कितनी है, मतलब पुरुष कितने हैं, और शहरों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है या पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है, वो सब पढ़ेंगे। तो पढ़िए, देखिए अपना, देखो पहले हम पढ़ेंगे क्या है कि ग्रामीण नगरीय संगठन। इसमें क्या बताया कि निवास के आधार पर जनसंख्या को दो भागों में बांटा गया है। निवास यानी रहने के आधार पर, यानी कई लोग तो गांव में रहते हैं और कई लोग शहरों में रहते हैं, ये तो पता ही होगा। तो जो शहरों में रहते हैं वहाँ पे कौन ज़्यादा रहते हैं, महिला ज़्यादा है या पुरुष ज़्यादा है, और गाँव में है वहाँ पे महिला ज़्यादा है या पुरुष ज़्यादा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें पहला क्या आ गया, ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या के अंदर क्या है, यह जनसंख्या आजीविका के लिए प्राथमिक कार्य करती है। विकसित देशों में जैसे यूरोप में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की जनसंख्या अधिक है, ये संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक है। यानी ग्रामीण जनसंख्या में क्या है, यह जनसंख्या आजीविका के लिए प्राथमिक कार्य करती है। विकसित देशों में जैसे यूरोप में ग्रामीण क्षेत्रों में किसकी संख्या ज़्यादा बताई है, पुरुषों की अधिक बताई है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक बताई है। यानी यूरोप महाद्वीप है, वहाँ पे जो शहरी देश है, नगरीय यानी शहरों में तो किसकी जनसंख्या ज़्यादा, यूरोप में जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, यूरोप महाद्वीप में ग्रामीण यानी शहरों के अंदर तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, कहाँ पे, यूरोप महाद्वीप में, और गाँवों के अंदर किन की जनसंख्या ज़्यादा है, पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा बताई है। इसके अंदर ध्यान रखना कि प्राथमिक कार्य करती है, प्राथमिक कार्य कौन से में, ग्रामीण जनसंख्या के अंदर आएगा। ठीक है, फिर अपना आ गया कि जबकि विकासशील देश जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, भारत है आदि में गांव में महिलाओं की संख्या अधिक है, क्योंकि अधिकांश पुरुष
रोजगार के लिए नगरों में प्रवास कर गए, जिससे नगरों में पुरुषों की संख्या अधिक हो गई। यानी यहाँ पे क्या बताया है, एक तो अपना बताया है विकासशील और एक बताया है विकसित। यानी यूरोप है, अमेरिका है, ऐसे देश हैं, वो तो आपको पता है कि पहले से ही विकसित है। विकासशील के अंदर कौन से आएंगे, अपना नेपाल आ गया, पाकिस्तान आ गया और भारत आ गया। यानी विकसित जो पहले से ही विकसित है, यानी वहाँ पे रोजगार के इन सभी की कोई भी समस्या नहीं है। और अपना विकासशील यानी अपना देश धीरे धीरे क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो यहाँ पे बताया कि विकासशील देश जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, भारत है आदि में गाँव में किसकी संख्या ज़्यादा है भाई, यहाँ पे महिलाओं की। और क्यों है महिलाओं की ज़्यादा संख्या, क्योंकि लोग तो रोजगार के लिए, कमाने के लिए देश चले जाते हैं, कोई विदेश चले गए, कोई शहरों में चले गए, तो वहाँ पे महिलाएं क्या रह गई, वहाँ पे अकेली रह गई। इसी वजह से गांव में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा हो गई और पुरुषों की जनसंख्या में कमी आ गई। ठीक है, और क्यों, क्योंकि पुरुषों तो प्रवास यानी वहाँ पे काम के लिए चले गए, रोजगार के लिए चले गए। इसीलिए नगरों में तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा आ गई और गांवों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा आ गई। विकसित देशों में कृषि कार्य मशीनीकृत होता है तथा मशीनों का संचालन पुरुषों द्वारा होता है। अतः इन देशों में गांवों में पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। कहाँ पे बता दिया, अब विकसित देश। कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे तो शहरों में क्या हो रहा है और यहाँ पे गांव में आ गया, तो वो तो अपना क्या है, विकासशील है, और ये अपना आ गया विकसित यानी यूरोप, अमेरिका जैसे देश है वो विकसित देश है। वहाँ पे गांव में, इन देशों में गांव में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मशीनों से काम किया जाता है। जैसे कोई कपड़े बनाने का है, धागा बनाने का है, या कोई प्लास्टिक की चीज़ें बनानी है, या यहाँ तक कि खाने के फूड मटेरियल आता है अपना, जो मैगी है, ये पास्ता है, ये सब मशीनों से बना रही हैं और वो सभी गाँव में ही बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये कंट्रियाँ तो विकसित है भाई, इसी कारण वहाँ पे मशीनों का साधन उपलब्ध है। और हमारे देश में तो क्या है, हमारे देशों में तो शहरों में, बड़े शहरों में मिलेगी। तो ये ऐसी बातें हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना है इन बातों में कि यूरोप महाद्वीप में तो गांवों के अंदर पुरुषों की संख्या ज़्यादा मिलेगी और अपना जो विकासशील देश है यानी नेपाल है, भारत है, पाकिस्तान है, वो विकासशील देश है, तो वहाँ पे शहरों में क्या मिलेगी, संख्या अधिक है, किसकी, पुरुषों की मिलेगी, और गांव में किसकी ज़्यादा मिलेगी, महिलाओं की मिलेगी। तो ध्यान रखना है ये बात अपना। फिर अपना नंबर 2 पे पढ़ेंगे नगरीय जनसंख्या। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या हमने पढ़ ली है, फिर पढ़ेंगे नगरीय जनसंख्या। देखिए नगरीय जनसंख्या के लोग गैर प्राथमिक कार्य करते हैं। यहाँ रोजगार के अवसर अधिक होते हैं तथा रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होता है। एशिया महाद्वीप पुरुष जनसंख्या नगरों में अधिक होती है। यानी नगरीय जनसंख्या में क्या बताया है कि शहरों में रोजगार अधिक मिलेंगे, तो वहां पे पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई है। और कौन सा महाद्वीप बताया है, यहाँ पे अपना एशिया महाद्वीप बताया है। फिर है साक्षरता, अगला टॉपिक। हमने ग्रामीण और नगरीय दोनों पढ़ ली जनसंख्या। अब पढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ा है अपना ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन। अब पढ़ेंगे हम साक्षरता, यानी किस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है, किस व्यक्ति को पढ़ा लिखा माना जाता है। तो देखिए, वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो, जिसे सामान्य पढ़ने लिखने के साथ साथ साधारण अंक गणित गणनाएं आती हो, उसे हम क्या मानेंगे, साक्षर व्यक्ति माने जाएंगे। यानी जो व्यक्ति 7 वर्ष या इससे अधिक पढ़ा लिखा हो और पढ़ने के लिखने के साथ साथ उसे अंक गणितीय ज्ञान भी आना चाहिए। कैसे, कि ये नहीं कह सकते कि पढ़ा लिखा जिसने MA कर ली, BEd कर ली वही पढ़ा लिखा है, नहीं, जो साधारण थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो उसे जोड़ बाकी आना चाहिए, थोड़ा बहुत हिसाब किताब आने चाहिए। जैसे कि हमारे पहले बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं,
कहते हैं हम पहले 5 पढ़े हुए हैं, 2 पढ़े हुए हैं, तो उनको साइन करना आता है, अखबार बुकें पढ़नी आती है, यानी जोड़ बाकी आता है, जो हमारे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उतना ज्ञान हो उसे हम क्या मानेंगे, साक्षर व्यक्ति मानेंगे। ये है अपनी साक्षरता की परिभाषा। फिर है साक्षरता को सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक माना गया है। भाई कैसे, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ वही होगा क्योंकि वह ज़्यादा पैसे भी कमा सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसी व्यक्ति की ज़्यादा होती है। एक तो अपना अनपढ़ है भाई, सीधा साधा आदमी है, उसे इतना बोलने का बैठने उठने का इतना पता नहीं होता। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो उसे किस प्रकार से समाज में रहना होता है, किस प्रकार से उसने अपनी आजीविका चलानी है, अपने बच्चों को कैसे आगे पढ़ाना है, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से वही व्यक्ति सुदृढ़ माना जाता है जो व्यक्ति साक्षर होता है, यानी पढ़ा लिखा होता है। फिर है इसके अंदर अपना साक्षरता के निम्न प्रभाव पड़ते हैं, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति के क्या प्रभाव पड़ेंगे, पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके बारे में देखिए। पहले इसमें सबसे पहला है अपना वो है रहन सहन का स्तर में सुधार होना। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो रहेगा भी सभ्य। जैसे देखो कोई अनपढ़ है, पढ़ा हुआ नहीं व्यक्ति है, उसे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो क्या कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, वो क्या कहेगा, अरे शराब पीने से कुछ नहीं होता, ये तो पीने की चीज़ है। सिगरेट पीने से क्या होता है, पीनी चाहिए, कुछ नहीं होता, सब पीते। हमारा बूढ़िया पीता पीता मर गया, आपनों किया के बिगड़ा को पिया की को नहीं बिगड़ा है। तो ये क्या है, अनपढ़ लोगों की बात है। लेकिन जो पढ़े लिखे हुआ गो, पढ़ा लिखा हुआ कैसा व्यक्ति होगा, उसे पढ़ने पता होगा भी शराब पीने से ये होता है, सिगरेट पीने से ये होता है, चाय पीने से क्या नुकसान होगा, यानी इन सभी के बारे में वो जानकारी रखता है। और जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है उनको इस बात का पता नहीं होता है, तो उसका रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होगा। कहीं पे जाएगा तो एक तो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति की तुलना करके देखना, एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना करना, उसे बोलने का तरीका देखना, एक वो सभ्य बोलेगा, एक सीधा साधा होगा, वो अपनी सीधी भाषा मारवाड़ी बोलेगा, मारवाड़ी भी नहीं आड़ू लट की तरह बात करता है। आप समझ गए होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा देखो अपना क्या है, नंबर 2 है उसके अंदर महिलाओं की स्थिति में सुधार होना, यानी पढ़ी लिखी महिला होगी उसे किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए, अपने परिवार का नियोजन किस प्रकार से करना चाहिए, अपने परिवार में बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए, कैसे संस्कार देने चाहिए, यानी ये पढ़ी लिखी महिलाओं के गुण हैं। एक तो अनपढ़ महिला है, जैसे कहीं पे जा रही है तो उसको इतना पता नहीं होता है भाई किस स्टॉप कहाँ पे कौन सी बस मिलेगी, कौन सी ट्रेन के अंदर जाना है, पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उसे पता नहीं होगा। एक पढ़ी लिखी महिला होगी वो पढ़कर उसे जानकर पहचान कर जान सकती है। जैसे कि हम मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो एक्सपायर डेट देखते हैं कि कौन सी एक्सपायर डेट हो गई है, इस सामान की नहीं हुई है, तो पढ़ी लिखी होगी तब तो वो महिला देखेगी। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो प्रोडक्ट खरीद के ले आएगी, क्यों उसके भी कोई मतलब इसमें कसूर नहीं है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। इसीलिए पढ़ना लिखना महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उसकी परिवार में भी अच्छी हो, अपने बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे करे, अपने समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, है ना। फिर अपना तीसरा है, देखिए आगे, तीसरा है सरकारी नीतियों को समझने में सहायक, यानी कोई प्रकार की किसी प्रकार की वैकेंसी आ गई या फिर किसी प्रकार की छूट मिल रही है या फिर किसी प्रकार का फॉर्म भरवाना है, जो सरकार ने नियम काटे हैं या कोई योजना चलाई है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो अकेली जा सकती है, अपना फॉर्म भरा सकती है, या किसी भी प्रकार की कोई भी काम हो वो कर सकती है। जो पढ़ी लिखी नहीं होती है वो बेचारी पूछती है किसी को, अरे भाई तू बता रहे वो फॉर्म किया भरना है भाया, मेरा आधार कार्ड बनाना है तो भाया किया बनसी, पूछे को नहीं पूछे, ए बात तो आप देखा ही है नॉर्मली, तो वही बात है अपनी। फिर नंबर 4 क्या आ गई, स्वच्छता, यानी किस प्रकार से घर में साफ सफाई रखेंगे, किस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, कौन सी चीज़ खानी चाहिए, किस प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो सब एक पढ़ी लिखी महिला या पढ़ा लिखा नागरिक ही जानेगा भाई। तो ये सब अपनी है क्या है, साक्षरता के निम्न प्रभाव। यानी चौथा है अपना स्वच्छता
पूर्ण जीवन होना, यानी अपना जीवन वो स्वच्छ हो, सुंदर हो, अच्छा हो, सभ्य तरीके से। जैसे क्या है कि पढ़े लिखे होंगे वो ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, नहीं पढ़े लिखे तो उनको पता नहीं है, वो तो अपना घर का कचरा है वो कहीं पे डाल के दे देंगे, चाहे उसे गाय खाए या उससे पॉल्यूशन हो, उससे क्या मतलब भाई, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, उनको क्या पता है, उनको तो इतना ही पता है कचरा फेंकना है। हम पढ़े लिखे हैं या और पढ़े लिखे, वो जानेंगे भाई इसको कोई पशु भी खा सकता है, कुछ और भी हो सकता है, इससे प्रदूषण भी हो रहा है। तो इसीलिए बताया है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। भाई पुरुष तो सब पढ़ते ही हैं, तो महिलाओं को भी पढ़ना ज़रूरी है। फिर अपना आगे का टॉपिक है, देखिए पढ़ते हैं। अगला है अपना जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कौन सी आएगी? इसमें कौन सी उम्र का व्यक्ति काम करता है, काम यानी रोजगार संबंधी, जैसे वो अपना चाहे वो उद्योग धंधे संबंधी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, चाहे वो खेती बाड़ी का हो, घरेलू कामकाज हो, उसमें कितनी उम्र होनी चाहिए, कौन सा उसके अंदर बूढ़े व्यक्ति में बुजुर्ग लोग माने जाएंगे और कौन से व्यक्ति कार्यशील, कार्यशील यानी जो रोजगार संबंधी कार्य करते हो। तो देखते हैं अपना क्या है इसमें बताया है। भाई 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भी, ये ध्यान से देखना। आरपीएससी जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यहाँ तक 12वीं बोर्ड परीक्षा में, इन सभी में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे ऑप्शन वाले। तो ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन आएगी कार्यशील जनसंख्या की कौन सी आयु मानी जाती है, तो अपनी कौन सी आयु मानी जाती है? 15 से 59, 15 से 60 भी दी जाती है, 14 से 59 भी मिलेगी, 13 से 59 भी मिलेगी, लेकिन हमें कितनी पर याद रखना है? हमारा फोकस सिर्फ इसी पे रखना है, 15 से 59। यानी भाई हमने होप एजुकेशन JMK में जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमें सुनीता मैम पढ़ा रही थी, क्या बताई थी? कार्यशील की उम्र 15 से 59 वर्ष, ये हमें याद रखना है, क्योंकि इस वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय या कार्य करते हैं। व्यवसायिक क्रियाकलाप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से इसके अंदर? इसके अंदर 4 क्रियाकलाप इसमें प्राथमिक है, द्वितीयक क्रिया है, तृतीयक क्रिया है और चतुर्थ है। 4 है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। ये भाई फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूरा है, इसके चारों के चैप्टर है भाई अलग अलग। प्राथमिक क्रिया का अलग चैप्टर है, द्वितीयक क्रिया का अलग है और तृतीयक चतुर्थ क्रिया का अलग चैप्टर है। 3 चैप्टर है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, पूरी आराम से पढ़ना। इसमें कौन कौन से क्या बातें हैं ये तो हमने शॉर्ट में बताई हुई है, इसके अंदर वो पढ़ाऊंगी मैं आपको, एक एक कर कर पूरा पढ़ाऊंगी आराम से। तो देख लो पहले अपना प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आएंगे? कृषि है, पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, लकड़ी काटना और खनन। यानी सुनो, अपनी सीधी भाषा में बताती हूँ, मारवाड़ी भाषा में सीधा याद रहेगा। यानी प्राथमिक क्रिया में वे लोग आवे जिकी आपने घरे काम करे, जैकी यहाँ के खेती को काम करे, लकड़ी काटने को काम करे, मछली पकड़ने को काम करे, वानिकी यानी वनाने काटने को काम करे। ये सारी चीज कौन सी में होगी? प्राथमिक क्रिया में आवेगी भाई, ध्यान रखियो। यानी इसके अंदर आएगा कृषि, पशुपालन, मछली पालन यानी मत्स्य पालन, वानिकी काटना, खनन करना, खनन यानी खुदाई करना, ये सब आता है प्राथमिक कार्य में। और द्वितीयक कार्य में आएगा विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण कैसा? यानी हमने गाय रखी, पशुपालन कर लिया, वो तो अपना हो गया प्राथमिक कार्य, लेकिन उस गाय से हमें क्या प्राप्त हुआ? दूध प्राप्त हुआ। उस दूध से हमने क्या बना लिया? माखन, दही, पनीर, वो क्या हो गया? विनिर्माण। यानी प्राथमिक क्रिया में आएगा हमने कपास का उत्पादन कर लिया, उस कपास का उत्पादन कराने के बाद उससे हमने रेशे बना लिए, धागे बना लिए, कपड़े बना लिए, वो आ गया अपनी द्वितीयक क्रिया, यानी उसका विनिर्माण हो गया। तो यानी प्राथमिक क्रिया में तो उसका उत्पादन किया है हमने, घर पे बनाए हैं, लगाए हुए हैं, जैसे कपास का उत्पादन हुआ है अपना, और विनिर्माण करेंगे उसका कपड़ा बनाना, धागे बनाना, रेशे बनाना, ठीक है। फिर अपना आ गया तीसरा है तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप में विभिन्न सेवाएं, जैसे
व्यापार, परिवहन, संचार आएंगे भाई। तीसरे क्रियाकलाप में क्या आएंगे? व्यापार। यानी पहले तो प्राथमिक क्रिया में हमने कपास उत्पादन कर दी, अपने पशुपालन कर लिया, फिर उस दूध से हमने पनीर बनाकर विनिर्माण कर दिया, उस कपास से हमने धागा बना लिया, रेशा बना लिया, वो विनिर्माण हो गया। यानी दूसरी क्रिया के अंदर आ गया। तीसरी क्रिया में यानी जो पनीर बनाया है, जो माखन बनाया है, जो कपड़े बनाए हैं, उसको हम बेचेंगे कहाँ पे? व्यापार के अंदर। परिवहन, संचार यानी वो कपास बनाए, उससे रेशे धागे बनाए, उसे कपड़े बनाए, वो कपड़े ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? साधनों की, तो परिवहन की। तो तीसरी क्रियाकलाप में व्यापार, परिवहन, संचार आएंगे। अपनी 3 क्रियाएं होगी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब पढ़ेंगे हम चतुर्थ क्रियाकलाप। इसके अंदर आएंगे अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी इसमें रिसर्च, वैज्ञानिक खोज करने वाले, कंप्यूटर आ गया है, यहाँ पे वैज्ञानिक आ गए हैं, मतलब डॉक्टर आ गया है, वकील आ गया है, यानी जो परीक्षण देते हैं या बड़े बड़े जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक है, वो सब अपने आएंगे चतुर्थ क्रियाकलाप में। यानी ध्यान रखना, एक बार फिर से सुनो, प्राथमिक क्रिया में आएंगे वही जो मछली पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, खुदाई का कार्य करते हैं, वो सब आ गए प्राथमिक के। द्वितीय क्रिया में कौन से लोग आए? जो विनिर्माण कर दिए, इन उत्पादों से प्रोडक्ट बना दिया, नई नई चीजें बना दी। तीसरी में कौन से आ गए? इन सभी को बेच दिया, परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। यहाँ तक कि डॉक्टर है, शिक्षक है, वो भी तीसरी क्रिया के अंदर आ जाएंगे। और चतुर्थ में वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब आएंगे अपनी चौथी क्रिया के अंदर, चतुर्थ क्रिया के अंदर। आप सबको जनसंख्या संगठन वाला चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आराम से पढ़े होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, अगर आपको पढ़ने में अच्छे लगते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताइए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने चैनल का नाम आपको पता ही है, होप एजुकेशन JMK। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।